वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यह है टेस्ट नंबर 96। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। प्लेलिस्ट इसका बना रखा है टेस्ट सीरीज का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 96 तक पहुँच सकते हैं। मॉर्निंग में जो टेस्ट था वो करंट अफेयर्स का था, यह है हिस्ट्री का। तो बिना किसी देरी के पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था? कलीम, काशी, कुदसी, मुनीर? कौन था? कलीम था। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो शाहजहां ने ईरानी फारसी पद शैली के कवि कलीम को राजकवि नियुक्त किया था, जिसका मूल नाम था अबू जली है। नंबर 2 पर आ जाइए। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ निम्नलिखित में से क्या थी? काबुल, कंधार, गजनी या इनमें से कोई नहीं? ईरान के शाह और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार। तो कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ था, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक और ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर निर्भर करता था। तो कंधार था। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। क्यों पहुंचा? प्राकृतिक संसाधन के दृष्टिकोण से, मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, या सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से? देखिए, कंधार जो है वो सामरिक महत्व का केंद्र था। ठीक है, इसलिए डी है इसका आंसर, जो इसके हाथों से निकल गया मुगल साम्राज्य के और उसको एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो शाहजहां के शासनकाल में निकला है। शाहजहां के शासनकाल में 1649 में कंधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि कंधार के बिना उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुगलों की स्थिति जो है अपेक्षाकृत दुर्बल थी और शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था, क्या था? मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना, या मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति आमू दरिया पर निर्धारित करना, या मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना, या काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना? काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना था शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य। तो शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना था, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज्य बन सकें। तो विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? हरनाथ, जगन्नाथ, कविंद्राचार्य, कवि हरिराम? कविंद्राचार्य ने। तो कविंद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। इनकी भाषा में ब्रज और अवधी का अनुपम समन्वय था। इन्होंने बादशाह से निवेदन करके बनारस और इलाहाबाद का तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया। नंबर 6 पर आ जाइए। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है किसमें? किसमें मिलता है? ताजमहल में मिलता है। तो ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान और मध्य एशिया से इंजीनियरों को, डिजाइनरों को, वास्तुकारों को एकत्र किया था। और ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण उसी ने करवाया जिसने दिल्ली का लाल किला बनवाया, यानी शाहजहां ने। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मुगल सम्राटों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माण करता था। उसके काल में चित्रकार और स्वर्णकार की कला का कलात्मक संयोग हुआ और जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के परिसर में बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्न में से किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? यानी कौन सा मुगल बादशाह अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया था? वो है शाहजहां। तो 1628 में शाहजहां अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा।
और आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ और इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है किसको? बुआई कर को, चुंगी कर को, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को, या सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन। मदद ए मास, बुआई कर नहीं है, चुंगी कर नहीं है, सैन्य अधिकारी को दी जाने वाली पेंशन नहीं है, यह है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। तो मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयूरगल भी कहा जाता था। 10वां प्रश्न है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था किसको? माल, भू राजस्व को। तो मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल भू राजस्व से संबंधित था। नंबर 11 पर आ जाइए। वह मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था कौन था? कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट प्रश्न है, बहुत पूछते हैं इसको और टेस्ट सीरीज में भी कई बार कराया हमने। इसका उत्तर है जहांगीर। तंबाकू कौन लाया भारत में? पुर्तगाली लाए। तो पुर्तगालियों द्वारा 1605 में तंबाकू भारत में लाया गया। इसके बाद से ही तंबाकू जो है भारत के जन सामान्य लोगों में प्रचलित हो गया और कुछ ही वर्षों में जो है तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी बढ़ गई, ठीक है, कि इसका प्रचलन अधिक होने लगा और इसी नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 में जहांगीर ने इसको बैन कर दिया। 12वां प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूल का प्रचलित आधार था? अकबर का शासनकाल है, दक्कन में वो कौन सी पद्धति है जो भू राजस्व वसूली करने का प्रचलित आधार थी? हल की संख्या, ऑप्शन नंबर बी। तो अकबर के शासनकाल में दक्कन के किसान हल की संख्या के आधार पर राज्य को भू राजस्व का भुगतान करते थे। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? युद्ध दृश्य, पशु पक्षी प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, ये सभी चित्रण। सभी तो थे, युद्ध के भी चित्र थे, पशु पक्षियों के चित्र थे, प्राकृतिक दृश्य थे, दरबारी चित्रण भी होता था। तो देखिए, मुगल चित्रों में उपर्युक्त सभी विषयों से संबंधित चित्रों का अंकन किया गया है। उदाहरण के तौर पर समझे तो उस्ताद मंसूर थे जो पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करने में दक्ष थे। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था बाबर ने। तो बाबर ने चांदी और तांबे का सिक्का चलाया था। चांदी के सिक्के को शाहरुख कहा जाता था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के पिताजी का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। और बाबर के पुत्र का नाम हुमायूं। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित राज्यों में से किसने राम सीता की आकृतियों और राम सिंह देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? किसने चलाए थे? ये अकबर ने चलाए थे। तो अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और राम सिंह देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। नंबर 16 पर आ जाइए। मुगल शासन में तांबे का सिक्का निम्नलिखित में से क्या कहलाता था? देखिए, मुगल शासन में तांबे जो चांदी का सिक्का था वो तो रुपया कहलाता था। तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम कहलाता था। तो टकसालों में सोने चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था और दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था। तो सही उत्तर विकल्प बी। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायन करने वाले कौन लोग थे? कौन कौन करता था अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायन? सूरदास तो नहीं है, तो थर्ड से एलिमिनेट कर दो सारा। तानसेन करते थे, हरिदास करते थे, स्वामी हरिदास। तो ए और बी हो जाएगा इसका आंसर। बिलास खां ये संगीता के थे जहांगीर के दरबार के। तो अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। तो विकल्प ए और बी सही है। विकल्प ए सही है जिसमें एक और दो हैं। और बिलास खां की बात करें तो जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? वैसे तो औरंगजेब ये संगीत वंगीत से चिढ़ थी उसको, लेकिन स्वयं वे अच्छा बीणा वादक था। ठीक है, बीणा बजाता था वो।
तो औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गईं। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। अब इसी प्रश्न को यूपीएससी करेगी तो स्टेटमेंट बनाकर कर देगी कि औरंगजेब संगीत में बड़ी रुचि दिखाता था और वह एक कुशल वीणा वादक था। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि संगीत तो विरोधी था ना, वो संगीत विरोधी था, लेकिन हाँ कुशल वीणा वादक था। तो पहला स्टेटमेंट गलत और दूसरा स्टेटमेंट सही। और स्टेट पीसीएस में सीधे सीधे पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। गुलबदन बेगम निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, तो पुत्री हो गई बाबर की, और बाबर के पिताजी उमर शेख मिर्जा। तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम का जन्म 1523 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु हुई थी गुलबदन बेगम की 1603 में। और गुलबदन बेगम ने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूं नामा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फेवरेट है, बहुत पूछते हैं इसको, मैच करने के लिए पूछ लेते हैं। इसमें जो है ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। 20वां प्रश्न है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा? महाम अनगा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो महाम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक एक मदरसे की स्थापना की थी, जिसे मदरसा बेगम भी कहा जाता था। ठीक है, महाम अनगा ने। तो 20 प्रश्न थे ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास से। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा, और जितने भी स्टूडेंट यूके पीसीएस वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।